ही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के साथ तैयार हैं हम मनी सेंट्रल लेकर। खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी होंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम। बस आज भर और आप अंशुमान जी की आवाज सुनिए। सोमवार को अंशुमान जी फिर से आपको स्टूडियो में मिलेंगे बातचीत करते हुए। आज लेकिन अंशुमान जी की आवाज आपको सुनाई देगी। खबरों का विश्लेषण वैसा ही एकदम सटीक होगा। तो आज खबरें कौन सी होंगी उसके लिए आपको सबसे पहले बताते हैं ऑन द शो क्या है। शुरुआत आज करेंगे गेहूं की खबर के साथ। गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अब क्या करेगी सरकार? सरकार के सारे प्रयास करके देख लिए सरकार ने, लेकिन गेहूं की कीमतें नहीं थमी। थोक बाजार में भाव जनवरी के बाद सबसे ऊंचे हो गए। अब क्या होगा ये जानेंगे। रिकवरी एजेंट्स पर होगी सख्ती। आरबीआई ने ड्राफ्ट जारी किया। कहा कि अब रिकवरी एजेंट शाम को, देर शाम के बाद फोन ना करें, सुबह जल्दी फोन ना करें। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये जानेंगे। बिजली पर टैक्स ना लगाएं राज्य सरकारें। केंद्र सरकार ने साफ कहा, दो टूक। राज्य सरकारें अतिरिक्त कर ना लगाएं बिजली पर। लगा क्यों रही थी राज्य सरकारें? जरूरत क्यों पड़ी? केंद्र सरकार को ऐसा क्यों कहना पड़ा ये जानेंगे। बड़े निवेशकों के लिए आएंगे नए म्यूचुअल फंड। जी हां, नया सुझाव दिया गया है। एमफी से उस पर सलाह मांगी गई है कि ऐसे निवेशक जो बड़े निवेशक हैं, एचएनआई निवेशक हैं, उनके लिए ज़्यादा जोखिम वाले, ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस वाले, क्योंकि जब जोखिम है तो ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा बेहतर होंगे, ऐसे म्यूचुअल फंड लाए जाएं। क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी ये जानेंगे। अमेरिका में विकास दर सुधरी। अब क्या करेगा फेड? फेड तो लगातार बढ़ा रहा था ब्याज दर, इसलिए कि महंगाई थमे, भले ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, समझौता करना पड़े। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी ग्रोथ सुधर रही है। अगली खबर होगी बड़ी। वॉरेन बफेट क्यों खरीद रहे तेल कंपनियों के शेयर? जी हां, तेल में जो तेजी बनती दिख रही है, वॉरेन बफेट की कंपनी ने भी अब तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। क्या इसका मतलब होगा ये जानेंगे। फिलहाल पहली खबर गेहूं की। गेहूं के उत्पादन अनुमान में कटौती और सरकार के पास पिछली साल फसल से औसत के कम स्टॉक को देखते हुए थोक बाजार में गेहूं का भाव 2900 रुपये प्रति कुंटल के पार पहुंच गया है। यह भाव जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। गुरुवार को दिल्ली में गेहूं की कीमत 2902 रुपये प्रति कुंटल के ऊपरी स्तर तक गई। अक्टूबर में अब तक गेहूं का भाव करीब 12% बढ़ चुका है। अक्टूबर की शुरुआत में दिल्ली में भाव 2598 रुपये प्रति कुंटल हुआ करता था। गेहूं की कीमतों में आई इस तेजी की वजह से आने वाले दिनों में आटा, मैदा, सूजी के साथ ब्रेड, बिस्कुट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सर, सरकार क्या अब कीमतें रोक पाएगी? अब तो परिस्थिति थोड़ी सी जटिल होती दिखाई दे रही है शुभम, क्योंकि हम लगातार गेहूं की कीमतों पर बात कर रहे हैं। जो ताजे आंकड़े फसल के आए वो भी बहुत संतोषजनक नहीं थे सरकार के लिए। और अब ओपन मार्केट में सेल के बाद भी 2 बार कोशिशें पिछले साल भी हुई हैं ओपन मार्केट की, पिछले महीनों में भी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं। अब इस समय परिस्थिति यह है कि सरकार को गेहूं के का इंपोर्ट खोलने की नौबत आ सकती है। ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि मानसून खराब होने के बाद रबी की फसल को लेकर भी जिस तरीके के अनुमान आना शुरू हुए हैं नमी को लेकर और सूखे को लेकर, उससे गेहूं का पूरा चक्र अगले 6 महीनों तक दबाव में रहने वाला है। बिल्कुल। अब बात चावल की। बासमती के निर्यात पर लगी न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त के हो रहे लगातार विरोध का असर दिखा। सरकार ने इस शर्त में कुछ ढील दी। सरकार ने बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP को $1200 प्रति टन से घटाकर $950 प्रति टन कर दिया। बासमती किसान और निर्यातक लगातार सरकार से निर्यात मूल्य को घटाने पर दबाव बना रहे थे। सरकार ने 27 अगस्त को बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगाई थी, लेकिन अब इसमें ढील के बाद देश से बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सर, घरेलू बाजार का परिदृश्य कैसे बदलेगा इस फैसले के बाद? यहाँ भी वही दुविधा थी सरकार को, लेकिन अब सरकार बासमती के बाजार को गंवाने से बचने की कोशिश में निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहती है। हमने कल भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि अगर ये प्रोत्साहन नहीं होगा तो किसानों से बासमती की खरीद रुक जाएगी। अब यही दुविधा है, इस फैसले के बाद जब बासमती का निर्यात शुरू हो तो चावल की परिस्थिति बाजार में क्या बनती है कीमतों की। हालांकि चावल के मामले में एक राहत की बात यह है कि नई फसल का चावल आना शुरू हो गया है। मंडियों में भी सरकार के खरीद केंद्रों पर भी तो
चावल की कीमतों को लेकर शायद उतना दबाव नहीं होगा, लेकिन ये फैसला कीमतों के सेंटीमेंट को तो बिगाड़ेगा ही, ऐसा लगता है। पोस्ट मानसून सीजन में बरसात की कमी की वजह से देश भर के जलाशयों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 19 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते के दौरान देश में 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल 10 साल के औसत के करीब 8% नीचे है और पिछले साल के मुकाबले तो इसमें 19% की कमी है। इस बीच पोस्ट मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश की स्थिति देखें तो उसमें भी औसत के मुकाबले करीब 28% की गिरावट है। जलाशयों में पानी कम और बरसात की कमी का असर रबी फसलों की खेती पर पड़ सकता है। सर, कितनी बड़ी चिंता है ये? गेहूं को लेकर चिंताएं ज्यादा गहरी हैं, क्योंकि हमने जैसा भी कहा था कि गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड कीमत पर है। पूरी दुनिया में गेहूं की एक पूरी फसल जहां जहां होने वाली थी वो पूरी हो चुकी है और अब मानसून की कमजोरी के बाद अल नीनो का खतरा गेहूं की फसल पर है और सरकार को अगले 6 महीने तक गेहूं के प्रबंधन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और नमी में कमी हो रही है, गेहूं के भंडार में भी कमी होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गेहूं की कीमतें ऊपर रहेंगी। दो सूचनाएं और जो आपकी महंगाई को प्रभावित करती हैं, आपके घर के बजट को प्रभावित करती हैं। पहली प्याज से जुड़ी। सितंबर और अक्टूबर के दौरान सप्लाई घटने की वजह से महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें करीब 4 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का अधिकतम भाव 4,751 रुपये दर्ज किया गया। प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के बावजूद कीमतों में ये तेजी देखी जा रही है। इस बीच दिग्गज एफएमसीजी कंपनी यूनिलीवर का कहना है कि वह भारत में साबुन और लग्जरी के कुछ प्रोडक्ट की कीमतों में कटौती करेगी। कंपनी के मुताबिक लागत कम होने का फायदा कीमतें घटाकर ग्राहकों को पहुंचाया जाएगा। कंपनी की तरफ से लक्स और सर्फ एक्सेल जैसे प्रमुख ब्रांड के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। अगली खबर बड़ी जरूरी आपके काम की। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को बैंकों के लिए वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़े दिशा निर्देशों का नया ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि रिजर्व बैंक के दायरे में आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों के रिकवरी एजेंट कर्जदार को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले संपर्क नहीं कर सकेंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थानों को रिकवरी एजेंट्स के लिए बोर्ड से मान्य कोड ऑफ कंडक्ट बताना होगा। इस ड्राफ्ट पर रिजर्व बैंक ने सभी भागीदारों की राय 28 नवंबर तक मांगी है। सर, रिजर्व बैंक को ऐसा क्यों करना पड़ा? ये बड़ी राहत होनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि रिकवरी एजेंट्स की वसूली के कई तरीके के मामले अलग अलग सामने आए हैं और कम से कम अब रिजर्व बैंक को ये महसूस तो हो रहा है कि इस मामले में दखल की जरूरत है और इस ड्राफ्ट पर बैंकों की और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया क्या आएगी ये देखने वाली होगी। लेकिन भारत में रिकवरी एजेंटों का जो विनाश है इसे कम से कम सीमित किया जाना जरूरी है, क्योंकि केवल बैंक ही नहीं, एनबीएफसीज भी, क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी और चारों तरफ रिकवरी एजेंट्स का पूरा नेटवर्क लोगों के लिए बड़ी बड़ी समस्या है। तो कम से कम कुछ तो नियम तय किए जाएं और इन नियमों पर बाकी लोगों को भी ध्यान रखना होगा, खासतौर से कर्ज लेने वाले और सामान्य लोगों को भी। हम भी अपने कार्यक्रम के लिए आपको बताते रहेंगे कि आपको इसमें आपके अधिकार भी मालूम होने चाहिए कि रिकवरी एजेंट आपके साथ क्या नहीं कर सकता है, किस तरह से बात नहीं कर सकता और किस समय आपको फोन नहीं कर सकता। सर, इस बीच एक फैसला और आया आरबीआई का प्री मैच्योर एफडी को लेकर। क्या वो फैसला है, क्या असर होगा उसका? रिजर्व बैंक ने बैंकों के पर थोड़ी सख्ती की है। दरअसल 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की एफडी के प्री मेच्योर विड्रॉल को लेकर आमतौर पर बैंक बहुत उत्साहित नहीं दिखते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल का मतलब है कि आप समय से पहले एफडी पूरी करने से पहले एफडी को तुड़ा लेना, सामान्य भाषा में। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं बचतों पर, तो जिनके पास पुरानी एफडी हैं, जिन पर कम ब्याज दरें हैं, वे अपनी एफडी को तोड़कर नई ब्याज दरों में जाना चाहते हैं। बैंक इसको डिस्करेज करते हैं, बैंकों को इससे नुकसान होता है और इसे लेकर और कई सारी एफडीज पर बैंक नो कॉल एफडी की कैटेगरी डाल देते हैं, जिन्हें बीच में तोड़ा या उनसे विड्रॉल नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया है, उदार किया है और बैंकों को इस बात से रोका है कि 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की एफडी अगर कोई समय से पहले निकालना चाहे तो उसे तोड़ा जा सकता है। ऐसी एफडीज को जिन्हें नो कॉल कैटेगरी में डाल दिया गया, वहां से निकालकर, जिससे कि उन्हें बेहतर ब्याज दरों का फायदा मिले। केंद्र सरकार ने साफ किया कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से बिजली उत्पादन या सप्लाई पर किसी तरीके का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा सकती। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से राज्यों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि राज्यों की तरफ से बिजली उत्पादन और सप्लाई पर टैक्स या फीस लगाना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। सर, राज्य सरकारें ऐसा क्यों करना चाहती हैं? ये समस्या जीएसटी के बाद से शुरू हुई है, क्योंकि जीएसटी ने राज्य सरकारों के राजस्व के सारे संसाधन सीमित कर दिए हैं और अब राज्यों के पास टैक्सेशन के कुछ
गिने चुने विकल्प बचे हुए हैं, जिसमें कि हाउसिंग से जुड़े हुए टैक्स हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए टैक्स हैं, या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए टैक्स हैं। बिजली एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें राज्य सरकारें अपने घाटे की भरपाई के लिए अतिरिक्त राजस्व के लिए बिजली की आपूर्ति पर टैक्स लगाने की बात कर रही हैं। उत्पादन तो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन आपूर्ति राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारों की जो बिजली कंपनियां हैं, जिनको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, डिस्कॉम कहा जाता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स लगाने की बात चल रही है। केंद्र सरकार ने इसमें दखल दिया है। राज्य सरकारों की दुविधा यह है कि राजस्व में गिरावट की स्थिति में उनके पास नए विकल्प मौजूद नहीं। बिल्कुल। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अमीर निवेशकों के लिए जोखिम भरी नई म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश को लेकर म्यूचुअल फंड उद्योग संगठन एएमएफआई यानी एमफी के सदस्यों से राय मांगी है। प्रस्तावित नई म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश से जुड़े नियमों में ढील होगी। इस तरीके के म्यूचुअल फंड योजनाओं में जंक कैटेगरी के बॉन्ड भी निवेश के लिए शामिल किए जा सकते हैं, उनमें छूट हो सकती है। सर, ऐसा क्यों कर रहा है सेबी? म्यूचुअल फंड, ये थोड़ा दिलचस्प प्रस्ताव है। देखना होगा कि किस तरीके के बॉन्ड्स लाए जाते हैं और उनमें निवेश कैसे किया जा सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आमतौर पर छोटे निवेशकों का के लिए बनाया गया फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिसमें छोटे निवेशक सिप में या लमसम में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। बड़े निवेशकों के लिए पीएमएस जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन अब सेबी ये चाह रहा है कि म्यूचुअल फंड उद्योग में बड़े निवेशकों का, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हैं, उनका पैसा भी आए। तो मेरी दिलचस्पी इस मामले में जानने में होगी कि इसमें कौन से हिस्से हैं, कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन से मार्केट के ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोला गया। जंक बॉन्ड इसमें एक शामिल करने की बात, संभावना चल रही है। जंक बॉन्ड में लंबे समय के लिए निवेश होता है और थोड़े बहुत रिटर्न होते हैं, लेकिन इससे म्यूचुअल फंड का एक नया बाजार खुलने की संभावना है। संभावना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबरों की तरफ। सितंबर तिमाही के दौरान अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है। अमेरिकी कॉमर्स विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ 4.9% दर्ज की गई, जो करीब 2 साल में सबसे ज़्यादा तिमाही ग्रोथ है और बाजार के अनुमान 4.3% से काफ़ी ऊपर है। सितंबर तिमाही के दौरान अमेरिका में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ और कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी बढ़ोतरी हुई। इस वजह से अर्थव्यवस्था में ग्रोथ देखने को मिली है। सर, फेडरल रिजर्व जब ब्याज दरें बढ़ा रहा था तो यही था कि ठीक है, महंगाई काबू करनी है, ग्रोथ से समझौता करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद भी, कर्ज महंगा होने के बाद भी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। क्या मतलब समझा जाए इसका? वैसे शुभम, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर के आंकड़े और उनमें बाजार के अनुमान से बेहतर नतीजे आना अच्छी खबर होती है। और अगर आप अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक चेहरा देखें तो बेहद चमकता हुआ दिख रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ है। पर चूंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भयानक महंगाई और भारी महंगाई है, और रिजर्व बैंक की वहाँ के फेडरल रिजर्व की पूरी कोशिश ये थी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी लाई जाए, आर्थिक विकास दर में कमी की जाए, ताकि डिमांड को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए। वो कोशिश असफल होती दिखाई दे रही है, और इसलिए ये अच्छी खबर भी बाजारों के नजरिए से, फेडरल रिजर्व के नजरिए से बेहद चुनौतीपूर्ण बनती दिख रही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो अपनी रेजिलियंस है, जो अपनी ताकत है, और उपभोक्ताओं का जो खर्च है, वो लगातार बढ़ रहा है। सर, तो अब फेडरल रिजर्व क्या करेगा आगे इसके बाद? बाजार इसी बात से परेशान है कि फेडरल रिजर्व की कोशिशें कारगर नहीं हो रही, ना तो महंगाई को नियंत्रित करने में, ना बाजार में डिमांड को रोकने में। ऐसी स्थिति में एक स्वाभाविक सा निष्कर्ष मार्केट निकाल कर चल रहा है, इसलिए अमेरिकी बाजारों में भी नरमी और गिरावट देखी गई। और वो निष्कर्ष ये है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को और लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। और अगर ये ग्रोथ महंगाई में ट्रांसलेट हो गई, जिस ग्रोथ का आंकड़ा हमने 4.9% का क्वार्टर में देखा, अगर इसके बाद आने वाले महंगाई के आंकड़े में बढ़ोतरी दिखाई दी, तो फिर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को तेज भी कर सकता है, क्योंकि वहां पर 2% की ब्याज दरें रखने का फेडरल रिजर्व का लक्ष्य है। इसलिए ये अच्छी खबर बाजारों के लिए पूंजी महंगी होने की, ब्याज दरें ऊंची होने की खबर के तौर पर देखी जा रही है। दिग्गज अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफे ने तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाना शुरू किया है। हाल ही में वॉरेन बफे की कंपनी की तरफ से अमेरिकी शेयर रेगुलेटर की दी गई जानकारी के मुताबिक बफे की कंपनी ने अमेरिकी ऑयल कंपनी ऑक्सीडेंटल में 24.6 करोड़ डॉलर की निवेश किया है। इस निवेश के साथ ऑक्सीडेंटल में वॉरेन बफे की हिस्सेदारी बढ़कर 26% हो गई है। वॉरेन बफे ने ऑक्सीडेंटल में निवेश उस समय शुरू किया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $60 प्रति बैरल हुआ करता था। सर, $60 से निवेश शुरू किया, अभी तक जारी है। किस तरह देखा जाएगा ये मूव बफे का?
ये नए तरीके की चर्चा शेयर बाजारों में है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में आमतौर पर इस तरह से बफे की सक्रियता नहीं दिखती। और अब कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरीके का रुख दिख रहा है और जिस तरीके की मजबूती दिख रही है तमाम परिस्थितियों के बाद भी, उससे यह लग रहा है कि तेल कंपनियों के स्टॉक्स निवेशकों की नई पसंद बनकर आएंगे। हालांकि तेल कंपनियों के स्टॉक पिछले एक महीने, एक साल से ही कंपनियों की पसंद है, दुनिया में निवेशकों की पसंद है। लेकिन अब जो नया दौर आ रहा है जहां तेल ने मंदी को हराया है। आमतौर पर मंदी की संभावनाएं, आर्थिक विकास दर में गिरावट की संभावनाएं तेल बाजार के लिए निराशाजनक खबर होती है। लेकिन पूरी दुनिया में ब्याज दरें महंगी होने के बाद भी, डॉलर की मजबूती के बाद भी कच्चे तेल की कीमतें ऊपर हैं। वॉरेन बफे ने जिस कंपनी में निवेश किया है उसके उसके लिए अगर किसी रेट को आप आधार मान सकते हैं तो WTI को मान सकते हैं। जो अमेरिका का तेल सूचकांक है वो $84 के आसपास है। ब्रेंट भी $89-90 के आसपास मजबूत बना हुआ है। और इसलिए दुनिया भर के निवेशकों को तेल कंपनियों में अब नई संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। सर, क्रूड का अगर नज़रिया देखें, कंज्यूमर की तरफ एक देखें, दूसरी तरफ अगर उद्योग के नज़रिए से देखें, कंज्यूमर के लिए ठीक है, ये खराब बात हो सकती है, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल गैसोलीन की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर उद्योग के नज़र से देखें तो आपको क्रूड का नज़रिया आगे क्या बनता दिख रहा है? उद्योग और उत्पादकों के लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि हमेशा तेल बाजार को जो सबसे ज्यादा डराने वाली चीज होती है वो मंदी की संभावना होती है। लेकिन इस बार दुनिया के तेल बाजार ने मंदी की संभावना को हरा दिया। मंदी की संभावना है, चीन में अच्छा ग्रोथ नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 6-6.5% की ग्रोथ है, दुनिया के बाजारों में मांग में कमी है, फिर भी कच्चे तेल की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। और इसके बावजूद कि अमेरिका में शेल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ओपेक के उत्पादक तो अपने तेल उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, पर अमेरिका में शेल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिकी तेल कंपनियों का भविष्य इसलिए भी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है क्योंकि अमेरिका ने अब कच्चे तेल का निर्यात बढ़ाया है और वो उसके सबसे बड़े निर्यात के तौर पर सामने आया है। ये खबर हम आपको मनी सेंट्रल में बता चुके हैं। तो अगर आप तेल के उपभोक्ता हैं तो इससे खराब खबर कोई नहीं है कि दुनिया में तेल की महंगाई लंबे समय तक चलने वाली है। लेकिन अगर आप तेल कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं तो शायद ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि तेल कंपनियों में आपका निवेश आपको बेहतर रिटर्न देगा। और यही वो बाजार की अर्थव्यवस्था की पैराडॉक्स है, यही वो उसका असंगति है जो हमें शेयर बाजारों में जगह जगह दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने गुरुवार को अपने नतीजे घोषित किए। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी के घाटे में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई। कुल घाटा बढ़कर 8,738 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि कंपनी की प्रति यूजर औसत कमाई यानी आरपू में हल्की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन ग्राहकों का कंपनी से छोड़ने का सिलसिला जारी है। सितंबर तिमाही में कंपनी का आरपू 2% बढ़कर 142 रुपये हो गया और ग्राहकों की संख्या घटकर 21 करोड़ 98 लाख रह गई। हवाई यात्रियों की तरफ से एयरलाइन कंपनियों और टिकट एजेंटों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार ने अगले महीने एयरलाइन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और ट्रैवल पोर्टल्स की बैठक बुलाई है। बैठक में हवाई यात्रियों की शिकायतों का हल निकालने पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर बीते एक साल के दौरान हवाई यात्रियों ने करीब 10,000 शिकायतें दर्ज की हैं, जिसके बाद सरकार ने यह बैठक बुलाई है। देश में पिछले 8-9 वर्षों के दौरान भारतीयों की व्यक्तिगत कमाई बढ़ने के साथ टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ी है। सीबीडीटी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 13-14 से 21-22 के दौरान सालाना 5 से 10 लाख रुपए की कमाई करने वालों की संख्या 295% बढ़ गई है। इस दौरान सालाना 10 से 25 लाख कमाने वालों की संख्या 291% बढ़ी है। सीबीडीटी के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष 23-24 में अब तक कुल 7 करोड़ 41 लाख इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इनमें से 53 लाख रिटर्न पहली बार दाखिल हुए। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को उस समय एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट करें जब बैंक या किन्हीं दूसरे वित्तीय संस्थानों की तरफ से ग्राहकों की क्रेडिट इंफॉर्मेशन को मांगा जाए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें भी किसी ग्राहक के डिफॉल्ट या किसी जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी को भेजते समय ग्राहकों को भी सूचित करना होगा। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण खबरें हैं झटपट में। एक तो वोडाफोन के नतीजे आए जो बता रहे हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कितनी बुरी तरह डावाडोल है। और अभी तक वोडाफोन के रिवाइवल को, वोडाफोन में नई पूंजी लाने को लेकर बैंकों की तरफ से, निवेशकों की तरफ से कुछ नहीं किया गया। इन आंकड़ों ने वोडाफोन के भविष्य को लेकर चिंता और ज्यादा बड़ी कर दी है कि कंपनी कब तक सस्टेन करेगी, सर्वाइव करेगी। दूसरी खबर महत्वपूर्ण है
कि सिविल जैसी कंपनियों को अब ग्राहकों को ये बताना पड़ेगा कि उनके बारे में किसने सूचना मांगी है, उनकी क्रेडिट प्रोफाइल के बारे में। ये बेहद जरूरी था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी एक दूसरे संदर्भ से बैंकों को आदेश दे चुका है। तो डिफॉल्ट की जानकारी या क्रेडिट सूचनाएं देने की जानकारी ग्राहकों के साथ साझा की जानी चाहिए। ये बात अब स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई है। तो यदि आप बैंक के उपभोक्ता हैं और सिविल वगैरह में सिविल आपके पास सिविल स्कोर चेक करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी सूचनाएं आपकी जानकारी के बाद ही बैंकों के पास पहुंचेंगी। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे अंशुमान जी के साथ होगी सोमवार को, लेकिन उससे पहले हम रविवार को इकोनॉमिकम लेकर आएंगे। उस दिन अंशुमान जी स्टूडियो में होंगे हमारे साथ। सर, इस बार का किस्सा क्या होगा? इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपको एक दिलचस्प यात्रा पे ले चलेंगे, जो यात्रा अंतरिक्ष की है, जहां पर आप जहां हाल फिलहाल में इजराइल और हमास के युद्ध और रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में अंतरिक्ष तकनीकों का बाजार एक नए तरह से नई करवट लेने लगा है। ये दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि भारतीय चंद्रयान अंतरिक्ष में गया, चंद्रमा पर, और उसके बाद भारत के विज्ञान ने एक नई ऊंचाई हासिल की, पर इससे कहीं अलग, सुदूर अंतरिक्ष से अलग एक बड़ा बाजार पृथ्वी के सबसे करीब के अंतरिक्ष में बन रहा है। और वहां ऐसी दिलचस्प होड़ चल रही है वहां है। उस होड़ की जानकारी हम आपको देंगे और हम दो ऐसे फैसलों के बारे में बताएंगे जो भारत में हुए, जो चंद्रयान से कहीं ज्यादा बड़े, चंद्रयान को भेजने से ज्यादा कहीं बड़े और महत्वपूर्ण थे, जिनका असर हमारे आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक पड़ेगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये